जी कैसे हैं? अच्छा, अच्छा। तो आप देहरादून से हमारे पास राइट। आए थे और ये आपके इसे पहचानते हैं कौन है? ये मैं आप ही हैं? फिक्स है। तो आपका हमने ट्रांसप्लांट किया था जनवरी में, यस, यानी कि आज से कोई 8 महीना 8 पहले। महीने पहले। हाँ, 7-8 महीना। और ये आपका उस समय था, फ्रंटल बाल्डनेस था। और एज कितना है आपका? एज मेरा 40 इयर्स। 40 इयर्स। बट तो जैसे आपका हम अब पिक्चर्स में देख रहे हैं कि इस तरीके से फ्रंटल थिनिंग और बाल्डनेस था, और ये साइड्स में थोड़ा टेम्पल्स पे हमने हल्का सा आपका काम किया दोनों तरफ, और ये यहाँ पर तो और मर्ज किया गया फिर आपके हेयर लाइन को अच्छे तरीके से फ्रंट से। तो फ्रंट पे जब हम देख रहे थे तो आपका ये इस तरीके से था, ये सारा जो काफ़ी पीछे तक हम यस देख सर। रहे थे काली दिखता था। तो आपका जब हमने ग्राफ्टिंग किया तो ये इस तरीके से आपके ग्राफ्ट्स को प्लेस किया गया था फ्रंट पे, यस। और थोड़े थोड़े ग्राफ्ट्स हमने पीछे की तरफ भी थोड़े से डाले थे, और हल्का हल्का टेम्पल्स पे काम किया था। तो जो आपके ग्राफ्ट ये डले हुए हम देख पा रहे हैं ग्राफ्ट्स को, यस। ये यहाँ पर, और ये थोड़ा सा टेम्पल्स पे, और ये आपका डोनर से जो एक्सट्रैक्शन किया गया था। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमने एफ यू चूज़ किया क्योंकि आपका ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट जो है वो लगभग 2000 के दो करीब था। और ये जो सारा बड़ा पोर्शन है ये अनसेफ डोनर जोन कहलाता है, जहाँ पर हमने टच नहीं किया। ये सारा पोर्शन हमने आपका अनटच छोड़ दिया। ओके तो यहाँ से अगर ग्राफ्स को निकाला जाता है, दिखते तो हैं, निकाला जाता है तो, पर ये ग्राफ्ट ज़्यादा टिकते नहीं है क्योंकि ये अनसेफ जोन में कहलाते हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो तो बहुत सुंदर नज़र आता है देख के, बाल काफ़ी अच्छे। कोई कहता तो नहीं है कि आपने नो, नो ट्रांसप्लांट सर। कराया है? नहीं, नहीं। किसी को पता नहीं चलता? नहीं, ऐसा नहीं। आपको अपना नया लुक कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो लगभग क्या एक्सपीरियंस रहा था ट्रांसप्लांट का, और कितने दिन में आपके बाल आने शुरू हो गए थे? अच्छा लग रहा था सर। मेरे बाल 1 मंथ में स्टार्ट हो गए थे दिखने। रीग्रोथ हो वो रहा तो शेडिंग फेज भी आया होगा, हाँ, फिर थोड़ा गिर गए सा। होंगे थोड़े, या नहीं आया खास? नहीं, सेटिंग फेज तो नहीं आया। बस जब उसके बाद से 1 मंथ के बाद 1 से मंथ थोड़ा के थोड़ा बाद से ग्रो करते रहता ग्रो है, कर चला दिया। गया। तो थोड़ा अभी धीरे आपने हमने आपको ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल भी दिया था लगाने के लिए। मिनॉक्सिडिल मुझे रिएक्ट कर रहा था तो मैंने इचिंग हो रही थी आपको? इचिंग बहुत ज़्यादा, स्वेलिंग हो जा रही थी। स्वेलिंग यहाँ पर हाँ, इचिंग हो जा रही थी पूरे फेस। स्कैल्प में? स्कैल्प में इचिंग हो रही थी और वाइट वाइट से वो बन जा रहे थे फ्लेक्स बन रहे थे। फ्लैक्स। तो फिर हमने आपको एक हेयर आर्ट किट दी थी, जो जो हेयर आर्ट मल्टीविटामिन किट्स किट यूज़ है, कर रहा हूँ रेगुलर। वो यूज़ कर रहे हैं। हाँ, 8 मंथ हो 8 मंथ्स हो गए, पर आपको हमने फिनेस्टाइड नहीं दिया, आपने वो गए। यूज़ नहीं फिनिस्टाइड किया। आई थिंक मैंने 5 डेज या 5 डेज ही यूज़ किया होगा, मतलब 5 टाइम यूज़ किया कब? होगा बिफोर 1 मंथ। पिछला? हाँ, पिछला। फॉल हो रहा था आपको? हाँ, फॉल हो रहा था। आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि हल्का फॉल हो रहा है, ये छोटे छोटे बाल कुछ इस साइड से या थोड़ा सा? फ्रंट से। हाँ, आप अभी बता रहे थे आपकी फैमिली में कोविड का आपके ब्रदर को रहा मेरे था, ब्रदर आप को हॉस्पिटल में साथ रहे थे, बट आपको ऐसा कोई सिम्टम आया नहीं सिम्टम्स था? आया नहीं। ओके। ये अभी जो आप फॉलिंग बता रहे हैं, ये अभी भी हो रहा है आपको, या आप रुक सा गया, कम हो गया है? ये अब कम हो गया है, बट वही है कि ऐसा लगता है, मुझे फील होता है कि जो न्यू बाल ग्रोथ कर रहे हैं कोई छोटे छोटे, वो थोड़े से फॉल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बट जो भी ये जो बढ़ा हुआ है, ट्रेंड था, क्या हाँ, ये वो नहीं है। अब कम हो रहा है थोड़ा सा? हाँ, वो तो ये हो सकता है कि आपको पोस्ट कोविड हेयर लॉस हुआ हो, शायद, मतलब कई बार बहुत लोगों को सिम्टम नहीं रहे, बट जब आप इतना साथ में है, पास में है, तो संभावना रहती है कि आप इन्फेक्शन कैच कर लें। ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स आए, ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में आए, फॉल्स नेगेटिव भी रहता है। बट येस, टीलोजेन इफ्लूवियम नाम की शेडिंग होती है इन बालों की कभी कभी। ये अगर कोविड अप्रैल में हुआ था तो शेडिंग आपको हो सकता है ये हो मार्च, ओ सॉरी, ये शेडिंग हो आपको जून जुलाई जुलाई के आसपास। तो टाइम पीरियड तो वही लगभग आता है जो हम देख रहे हैं। कोविड क्या अप्रैल में हुआ था आपके ब्रदर को? अप्रैल में। अप्रैल में ना, हाँ, तो ये उसी पीरियड पे बैठता है। हम्म, तो अब क्या है कि जैसे हमने आपका ट्रांसप्लांट के साथ एक पीआरपी किया था, यस और सर। अब 8 महीने के करीब हो गए हैं, तो एक पीआरपी अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और रिपीट करें, क्योंकि आपके जो पीछे के बाल हैं यहाँ पर हमने कुछ ट्रांसप्लांट वगैरह नहीं यस। किया, पर ये क्राउन पोर्शन भी जैसे हम आपका देख रहे हैं, एक बार ज़रा टर्न अराउंड देखें, एक बार ज़रा घूम जाए हल्का सा, और ऊपर की तरफ देखें। ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्राउन पोर्शन आपका उस स्थिति से रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा ठीक दिख रहा है, बेटर दिख रहा है। तो ये
और जबकि आप मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टाइड दोनों नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, और हमने थोड़ा पीआरपी जो किया था। यस। आपके केस में एक अच्छी बात ये है कि आपकी एज 40 इयर्स है, तो 40 इयर्स के एज तक आप काफ़ी बड़ी संख्या में अपने सर पे बाल बचाए हुए हैं ऑलरेडी। तो इसका मतलब अगर डिजीज़ के जो प्रोग्रेशन जो जो है वो थोड़ा स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है उस तरीके से देखें तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का भी यंग एज पे ट्रांसप्लांट होता है उनके केस में हो सकता है ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत हो सस्टेन करने के लिए, बचाने के लिए। और बाकी तो आपका ग्रोथ देख के तो मज़ा ही आ गया, हम तो बड़े खुश हुए, अच्छी दिख रही है। आप यंग भी फील, मैं तो देख रहा हूँ आप काफ़ी यंग लग रहे हैं पहले से, कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो आप काफ़ी कमज़ोर और थोड़े ऐसे दिख रहे थे। अब 2-3 चीज़ें और हम कर सकते हैं आपके, जैसे चेहरे पर भी आप ये देख रहे हैं आपके फिक्स लाइंस जो ये हैं, तो ये फिक्स लाइन जो होते हैं एक फ्रंटालिस नाम की मसल होती है जिसके कॉन्ट्रैक्शन से बनते हैं ये ऊपर। तो ये शुरू में तो सिर्फ मसल के कॉन्ट्रैक्शन जब आप एक्टिवली करते हैं तब आते हैं, और बाद में ये क्या होता है ये फिक्स हो जाते हैं वहाँ पे, आपके अब वो फिक्स हो गए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके ये जो ये ये फ्राउनिंग बोलते हैं ऐसे करके, आप देखेंगे आपकी यहाँ पर फिक्स 2 लाइन दिखती हैं। तो अगर हम ये थोड़ा रिलीज करें तो इसमें बहुत मेजर बदलाव आ जाते हैं और ये आपका रिलैक्स्ड लुक देता है। इसी तरह आपके क्रोज फीट भी हैं, अगर साइड में हम देखें ये भी आपके फिक्स्ड, ये देखिए ये, तो ये दोनों तरफ आपके, ये देखिए ये जो फिक्स लाइंस आ गए, तो ये भी मसल कॉन्ट्रैक्शन से बनते हैं। ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई करके एक मसल होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करने से बनते हैं। तो हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं बोटॉक्स, उससे क्या होता है ये रिलीज होते हैं, बट जो फिक्स लाइन बन चुकी है ऑलरेडी वो ठीक नहीं होंगी, पर ये और गहरी होनी रुक जाएंगी, जो बहुत फाइन लाइन होगी वो फेड आउट हो जाती है। दूसरा आपका जो एक समस्या दिखता है, जैसे देखो आपका एज 40 ईयर्स है, मेरा एज 45 ईयर्स है, ठीक है। मैंने, अच्छा, और मजे की बात, आपने भी ट्रांसप्लांट करा हुआ है और मैंने भी ट्रांसप्लांट किया हुआ है, हम दोनों ने सत्या क्लिनिक पे ट्रांसप्लांट कराया है और दोनों ने ही एफयूई मेथड चूज किया हुआ है। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि सत्या क्लिनिक पे सिर्फ एफयूटी होता है, आप अभी इस फ्रेम में 2 लोग देख रहे हैं, राजेश जी और मैं, और हम दोनों ने एफयूई करा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड, आपके सर्जन को दोनों मेथड्स आने चाहिए, किस व्यक्ति में कब क्या यूज करना है ये फिर हमें देखना है कि उस केस की मेरिट के हिसाब से, उस केस की ज़रूरत के हिसाब से हम डिसाइड करें, ना कि हम डिसाइड करें कि भाई हमें एक ही टेक्निक आता है हम यही टेक्निक करेंगे। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा दूसरा फ़र्क जो एक फ़र्क है हमें स्किन पे, मैंने बोटॉक्स लिया हुआ है मैंने थोड़े फिलर भी किया हुआ है, तो जिससे मैं वैसे आपको 45 इयर्स का लगता हूँ देखने में तो ये थोड़ा सा काम अगर हम आपके फेस पे करें। और एक मज़े की चीज़, अगर मैं आपको यहाँ से लिफ्ट देता हूँ फिलर से, तो आप देखेंगे कि आपके जो ये स्कार्स हैं जो ये कम दिखेंगे, तो एकदम एक बेहतर यंगर लुक होता है। और इतना होता है कि यदि मैं आपके हाफ साइड पे करूँ और हाफ साइड पे अभी ना करूँ, तो उस हाफ साइड में आप इतना ग्रॉस चेंज देखते हैं दोनों तरफ में कि आपको पता चल जाता है कि इतना चेंज आ गया, एग्जैक्टली, और ये ऑन द स्पॉट दिखता है चेंज। तो ये बिल्कुल एकदम बड़ी अच्छी टेक्निक है। सो अब हम देखने जा रहे हैं, ये ट्रांसप्लांट का ग्रोथ है और ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी नेचुरल दिख रहा है। अगर हम क्लोजअप भी देखें, थोड़ा ऊपर करते हैं, तो आप अगर हेयर लाइन को बहुत ध्यान से देखें तो ये इतनी सुंदरता के साथ क्रिएटेड हेयर लाइन है कि आप नहीं कह सकते कि ये ट्रांसप्लांट हो रखा है, कोई भी नहीं कह सकता। मैं अगर खुद भी देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये ट्रांसप्लांट हो रखा है। इट लुक्स ऑसम, इट लुक्स ब्यूटिफुल। आप देखें ये सारी जो आप ट्रांसप्लांट देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बहुत खूबसूरती, बहुत सुंदरता के साथ किया गया है, जो उनके फेस पे और उनके एज के हिसाब से बहुत बढ़िया दिखता है। तो ये सारे जो पोर्शंस थे जहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है, ये सब ट्रांसप्लांटेड हेयर है, ये सब ट्रांसप्लांटेड हेयर है, ये सब ट्रांसप्लांटेड हेयर है। ये ग्राफ्टिंग 2000 ग्राफ्ट्स हैं जो फ्रंट पर किए गए हैं, थोड़ा बहुत बीच में डाला गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप अगर देखते हैं एक बार थोड़ा सा पास आएंगे, आप देखें कि ये जो पोर्शंस हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं किया, ये पोर्शंस पे थोड़ी थिनिंग है। अगर ऐसे पेशेंट में यदि फिनेस्ट्राइड खिलाया जाता है तो हम क्या पाएंगे
कि ये सारी चीज़ें भर जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये सब खूब डेंस हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा। और ये आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर हम कंघा भी फेरेंगे तो आप जो देखते हो ना यूट्यूब पे वीडियोस और वो कि रिजल्ट दिखा रहे हैं और कंघा भी नहीं निकल रहा है, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं, यूं यूं करके, वो सब फिनेस्ट्राइड वाले ग्रोथ होते हैं, जब कि यहाँ पर खूब सारी फिनेस्ट्राइड की वजह से ग्रोथ आ जाती है। तो कभी भी आप ध्यान भी देंगे, देखें आगे आगे जो ये ट्रांसप्लांट है ये सारा इतना सुंदर और नेचुरल दिख रहा है और इसके अंदर रत्ती भर भी फिनेस्ट्राइड का रोल नहीं है। इनफैक्ट राजेश जी ने तो मिनॉक्सिडिल भी यूज़ नहीं किया हुआ एलर्जी के चलते, तो उसका भी कोई रोल नहीं है। तो ये जो ग्रोथ फिनेस्ट्राइड 3 चीज़ें करता है जब आप फिनेस्ट्राइड खाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, वो ये सारा पोर्शन भर देता, तो वो लोग जो जब रिजल्ट्स देखते हैं और रिजल्ट्स को देख के कंपेयर करते हैं और फिर कमेंट भी मारते हैं और बोलते हैं कि देखो जी आपने वहाँ डेंसिटी नहीं दिया, आपने पूरा नहीं किया, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि वो फिनेस्ट्राइड वाले पेशेंट के रिजल्ट्स बिना फिनेस्ट्राइड वाले पेशेंट के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो वो खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो फिनेस्ट्राइड करता है वो ये कि यहाँ पर भी जो मिनिएचराइज हेयर होते हैं उन मिनिएचराइज हेयर को वो थोड़ा सा थिक कर देता है, बट फिर भी ये सॉफ्टर हेयर होते हैं, तो बीच के जो गैप्स होते हैं जो दिखते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, वो इन गैप्स को और ज़्यादा खूबसूरती से फिल कर देता है। अब आप देखें इनके, राजेश जी के तो कोई गैप भी नहीं दिख रहे, एकदम बढ़िया परफेक्ट ग्रोथ दिख रहा है। और अगर फिनेस्टाइड खाया होता तो ये और ज़्यादा परफेक्ट, और ज़्यादा नेचुरल, और ज़्यादा बढ़िया दिखता। पर जब हम काम बिना फिनेस्टाइड के भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बहुत नेचुरल लुक, तो उसकी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़ जो फिनेस्टाइड करती है वो ये करती है कि आपके जो एग्जिस्टिंग आई मीन जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनकी थिकनेस को भी कुछ हद तक बढ़ा देती है और वो और ज़्यादा थिक लगने लगता है। तो जब भी ट्रांसप्लांट किया जाता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देखें, आप डिस्कस करें अपने ट्रांसप्लांट सर्जन से कि भाई क्या स्ट्रैटेजी है मेरे बाल सस्टेन करने के लिए। तो अगर स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक ही चीज़ है भाई फिनेस्टाइड खानी है आपको, तो फिर आपको शायद थोड़ा सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि, और ऐसे क्लिनिक्स के जब आप रिजल्ट्स देखते हैं तो फिर बोलूँगा यही 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक, ये जो सारे पोर्शन हैं जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं हुआ वहाँ भी पूरे बाल उगे हुए हैं, पूरे घने हुए हैं, बढ़िया तरीके से संभल जाओ, देखो उसको। 2, ये जो हेयर लाइन दिखती है, जो खूबसूरती से दिखती है, वो वास्तविकता में उतनी नहीं है। ये पेशेंट जब फिनेस्टाइड छोड़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि वहाँ पे बीच में काफ़ी सारे गैप्स हैं जो अब उतने नहीं दिख रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर समझें। हर पेशेंट पे एक चीज़ नहीं फिट होती है, वन शू डज नॉट फिट ऑल। हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज बनाने की आवश्यकता होती है। और एक हम नज़र अब डालते हैं डोनर एरिया पे, प्लीज टर्न अराउंड। अब जैसे ये जो पोर्शन है हम देखें तो थोड़ा यहाँ पर मुझे लगता है इनको पोस्ट कोविड हेयर लॉस भी थोड़ा बहुत रहा है थ्रू आउट, तो वो इम्प्रूव करना चाहिए। आज हम एक पीआरपी करेंगे। ये राजेश जी का डोनर एरिया है, अगर हम देखें तो ये डोनर एरिया जहाँ से हमने 2000 ग्राफ्ट निकाले। हम चाहते तो और भी ग्राफ्ट निकाल सकते थे यहाँ से, इनका डोनर काफ़ी अच्छा है और आप देखें तो ऐसा कुछ खास पता नहीं चल रहा देखने में। और क्योंकि नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं निकाले गए हैं तो ये काफ़ी ठीक दिख रहा है। पर हर किसी का डोनर ऐसा नहीं होता, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बिना एक्सट्रैक्शन के प्राइमरी डोनर भी यहाँ से जो अभी राजेश जी का दिख रहा है उससे वीक नज़र आता है। तो जब डोनर एक जैसा नहीं है तो डोनर स्ट्रैटेजी भी एक जैसी नहीं हो सकती, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बाल दिख रहे हैं आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि शायद आपने अगर देखा हो, सुना हो, मोस्टली जितने पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट्स होते हैं उन सब पेशेंट्स को फिनेस्ट्राइड ज़रूर शुरू कर दी जाती है पोस्ट ट्रांसप्लांट। आपको तो हमने नहीं करी, बट ज़्यादातर लोगों को फिनेस्ट्राइड शुरू कर दी जाती है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं काफ़ी इंप्रूव करते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखते हैं। बट अगर हम ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बिना फिनेस्टाइड की मदद के भी ऐसे दे सकते हैं
तो फिर तो बढ़िया बात है बहुत। तो चलिए, मज़ा आ गया आपकी ग्रोथ देख के, हम बड़े खुश हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज़ बोल सकते हैं। ये मैंने सत्या में हेयर ट्रांसप्लांट कराया और सर ने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से किया और मैं अपनी ग्रोथ से बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप भी अपना करेक्ट असेसमेंट चाहते हैं कि क्या टेक्निक आपके लिए ठीक रहेगा, FUE या FUT, और कितने ग्राफ्स करने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या मैनेजमेंट करना चाहिए आपके एग्जिस्टिंग वालों को सस्टेन करने के लिए। अगर हो सकता है आपको बताया गया हो कि आपको 8-10 PRP कराने हैं, हो सकता है आप कहीं दूर रहते हो, आप जा भी ना सकते हो, और इसी चक्कर में आप सोचे चलो मैं अपने घर के आसपास ही PR ट्रांसप्लांट करा लूँ कि भाई PRP चाहिए होते हैं बाद में इतने सारे। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा, हर पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि फिनेस्ट्राइड पे ही रखा जाए। किसी पेशेंट में ज़रूरत है, किसी में नहीं है। किसी पेशेंट को उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और कब इस्तेमाल करना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सर्जन के साथ आपको इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए। अगर एक ही स्ट्रैटेजी हर पेशेंट के लिए अपनाई जा रही है, तो आप कुछ भी ख़ास नहीं हो। आप कुछ भी मायने भी नहीं रखते हो किसी क्लिनिक के लिए या डॉक्टर के लिए। और उस स्थिति में आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो कितना कस्टमाइज़्ड और कितना लास्ट करेगा, हम उसको लेके संदेह है हमें तो। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, और शुक्रिया, थैंक यू, लव योरसेल्फ।